नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। आप सभी का स्वागत है मेरे कोर्स जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ब्रिटिश राज। इसके 8वें मॉड्यूल में मैं आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, जिस मॉड्यूल का टाइटल है हिस्टोरियोग्राफी डिबेट on colonial economy, rise and growth of modern banking, finance and currency policy। इस मॉड्यूल का ये पहला व्याख्यान है, जिस व्याख्यान का जो शीर्षक है वो है हिस्टोग्राफी डिबेट ऑन कॉलोनियल इकोनॉमी। इसको समझने के लिए हिस्टोग्राफिकल डिबेट को दो भागों में हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पहला व्याख्यान है हिस्टोग्राफिक डिबेट ऑन कॉलोनियल इकोनॉमी, इसके पहले भाग की आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसके दूसरे भाग की चर्चा हम व्याख्यान संख्या 2 में करेंगे। तो अगर हम ये देखने या समझने की कोशिश करें जो हिस्टोग्राफिकल डिबेट हो रहे हैं उस दौरान औपनिवेशिक भारत में या जो हुए, वो वास्तव में औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो इतिहास लेखन किया गया या जो इस संदर्भ में विमर्श हुए या जो वाद विवाद हुआ, वो वास्तव में अंग्रेजी शासन की जो आर्थिक नीतियां हैं उन नीतियों के इर्द गिर्द विकसित हुआ। यानी कि जो एक हिस्टोग्राफिकल डिबेट या इतिहास लेखन का जो एक विमर्श शुरू होता है आर्थिक इतिहास के संदर्भ में हम देखें औपनिवेशिक काल में, वो वास्तव में अंग्रेजी शासन की जो आर्थिक नीतियां रही हैं उस आर्थिक नीतियों के इर्द गिर्द विकसित हुआ। मुख्य तौर पे अगर इसे हम देखें या इस पे गहराई से विचार करने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो औपनिवेशिक शासन की अर्थव्यवस्था थी जो अंग्रेजी राज के दौरान हमें दिखाई पड़ती है, उस अर्थव्यवस्था पे किस तरीके का जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर अंग्रेजी नीतियों का किस तरह का प्रभाव रहा और उन प्रभावों के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, वो स्वरूप जो एक तरीके से अंग्रेजी शासन के अधीन विकसित हुआ, वो किस रूप में दिख रहा है या किस तरीके से उसका जो एक स्वरूप है वो कैसा रहा, इसके ऊपर जो अलग अलग तरह से जो ऐतिहासिक लेखन कार्य हुए हैं, इन लेखन कार्यों के माध्यम से ये एक जो विमर्श है वो विकसित होता है। वास्तव में अगर हम देखें भारत में जो पिछले 200 सालों का अंग्रेजी शासन का इतिहास रहा है, वो इतिहास भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर उसके पड़ने वाले प्रभाव और अर्थव्यवस्था के दोहन का इतिहास रहा है। जैसा कि पूर्व के व्याख्यानों में हम लोगों ने बात की कि कैसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारतीय भूभाग से अधिकतम अपने व्यापार के द्वारा लाभ कमाने को लेके थी और वो एक विशुद्ध रूप से इस तरह की कंपनी थी जिसका मुख्य काम अपने व्यापार के माध्यम से लाभ कमाना था। इसलिए जितने भी तरह की वो नीतियां बनाई, वो नीतियां उस रूप में हमें नहीं दिखाई देती जो भारत में भलाई के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल की जाएगी। और अगर हम देखें जो औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जो अंग्रेजी शासन के द्वारा नीतियां अपनाई गई, वो नीतियां भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि 200 साल के इतिहास के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो हम पाएंगे, आगे हम इस पे विमर्श करेंगे या इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे जो है जो अलग अलग लोगों के समूह हैं, जिन समूहों ने भारत में औपनिवेशिक भारतीय इतिहास के ऊपर इतिहास लेखन किया, उन्होंने तथ्यों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से और जो स्पष्ट तौर से दिखाई पड़ता है भारतीय औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत की परिस्थिति, अगर उसमें हम सामाजिक स्थिति को जोड़ें, अगर उसमें हम भारतीयों की परिस्थितियों को जोड़ने की कोशिश करें, वो कहीं भी सुलभ नहीं थी उस तरह की
व्यवस्था के रूप में जो भारतीयों को एक समृद्धशाली अवस्था में पहुंचाने का कार्य करें। अगर ऐसा होता तो भारत में औद्योगिकरण दिखाई पड़ता। जो राष्ट्रवादियों का एक प्रमुख तर्क था, जो राष्ट्रवादी चिंतक थे जिन्होंने अंग्रेजी इतिहास कारों के उन तर्कों को नकार दिया, या अंग्रेजी शासन के उन तर्कों को नकार दिया जो ये कह रहा था कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना वास्तव में भारत में सभ्यता मूलक सुधार और साथ ही साथ भारतीय लोगों को इस तरह के शासन के अधीन लाना था जो उनको सभ्य बना सके। ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आ रही है वो भारत में शासन करने में दिलचस्पी नहीं लेगी। अगर उसके हाथ में शासन सत्ता आती है तो वो कंपनी भारतीय भूभाग में शासन इस तरह से चलाएगी जिससे कि उसको फायदा मिल सके। भारत में जो भी संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए वो अधिकतम आर्थिक लाभ कमा सके। तो इस तरह से अगर हम देखें, मुख्य तौर पे जो ये विमर्श शुरू होता है वो इन्हीं तमाम पक्षों के ऊपर अलग अलग तरह के तर्कों के साथ शुरू होता है। भारत में अंग्रेजी शासन के आर्थिक नीतियों या जो नीतियां बनाई गई भारत में अर्थव्यवस्था को लेके, उसके प्रभाव, उसके बनाने के उद्देश्य और जो उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं, उन परिणामों से होके गुजरता है, उसके ऊपर ये विमर्श दिखाई पड़ता है। और उन विमर्शों में तमाम तरह के जो लोग हैं वो शामिल हैं और उनकी लेखनी या अगर हम कहें उनका जो इतिहास लेखन वो हमें दिखाई पड़ता है। उनमें शुरुआती दौर में जो लोग हैं वो प्रशासकीय अर्थशास्त्री या विचारक कहलाए। दूसरा जो समूह विद्वानों को हमें दिखता है वो जो है कैम्ब्रिज जो अर्थशास्त्री समूह है इतिहास लेखन का, वो हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रवादी आर्थिक विचारकों का समूह, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन की नीतियों की राष्ट्रवादी व्याख्या की और अंग्रेजी शासन के वास्तविक चेहरे को भारतीयों के सामने ले आया, उनके अपने लेखन के समूह हैं, उनके तर्क हैं। इसके साथ ही मार्क्सवादी आर्थिक विचारकों का समूह, जिन्होंने भारत में आर्थिक इतिहास को लिखने और स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास के ऊपर बात करते समय औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास पे अपने विचार व्यक्त किए, इन लोगों के लेखनी ने इस तरह के विमर्श को जन्म दिया जो भारत में आर्थिक इतिहास लेखन के विमर्श के रूप में एक तरीके से स्थापित हुआ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो औपनिवेशिक भारत में जो भारत की अर्थव्यवस्था रही, उस अर्थव्यवस्था पे जो इतिहास लेखन हुआ, उस इतिहास लेखन ने इन विमर्शों को जन्म दिया, जिसमें प्रशासकीय इतिहासकार, जिसमें कैम्ब्रिज जो इतिहास लेखन समूह है आर्थिक इतिहास पे जो लिखता है भारत के औपनिवेशिक शासन के, उनके सदस्य, इसके साथ ही राष्ट्रवादी आर्थिक विचारक और उनकी लेखन कार्यशैलियां, इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो मार्क्सवादी आर्थिक विचारक हैं उनके, और स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्रवादी और आर्थिक इतिहास लेखन हुए, उन लेखकों के तर्क और उनके आंकड़े और उनके द्वारा जो अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत में जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई, उन नीतियों पे तर्कों और विमर्शों को जो जन्म दिया, वो आगे चल के इसी रूप में हमें दिखाई पड़ता है, जो भारत में आर्थिक इतिहास लेखन के वाद विवाद को शुरू करता है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिसमें हमें ये देखने की कोशिश करनी होगी सबसे पहले कि भारत में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो भारतीय अर्थव्यवस्था किस रूप में हमें दिखाई पड़ती है, या उसका जो स्थिति था, उसकी जो स्वरूप था, वो क्या थी। अगर हम पहले मॉड्यूल को याद करें तो पहले मॉड्यूल में हम लोगों ने इसके ऊपर काफी विस्तार से बात किया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो किस रूप में हमें दिखाई पड़ती है। भारत कभी भी इस तरह की अर्थव्यवस्था नहीं था। जो अर्थव्यवस्था भारत में मुख्य तौर पे अगर हम देखें, एक ऐसी अर्थव्यवस्था रही हो जो ग्राह्य अर्थव्यवस्था हो, यानी कि किसी दूसरी अर्थव्यवस्था पे निर्भर अर्थव्यवस्था, बल्कि भारत एक ऐसी उत्पादक और आत्मनिर्भर व्यवस्था थी जो विश्व में तमाम तरह की वस्तुओं का न केवल
निर्यात करती थी बल्कि अपने यहाँ उनका उत्पादन करती थी। और ये संभव हो सका भारत में जिस तरीके से जो एक यहाँ की जो शासकों की आर्थिक नीतियां रही, भारत में जो उपलब्ध संसाधन रहे, भारतीय जो व्यापारी थे और व्यापारिक समूहों में अलग अलग तरह से जो कुशल कारीगर थे, उन कारीगरों की कारीगरी की वजह से भारतीय वस्तुओं का जो मांग है वो हमें उस समय के विश्व में साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। इसलिए उस दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में जो भारत की स्थिति है वो काफी समृद्ध दिखाई पड़ती है। तो इस रूप में अगर हम देखें या इसको जानने की कोशिश करें तो हमें ये सभी चीजें या इसके विषय में जो परिस्थितियां थी वो हमें पता चलेगी। मुख्य तौर पे अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने या समझने की कोशिश करें तो इसमें मैंने जो अपनी बात शुरू की है वो मैंने कहा है कि कैसे जो भारत में अंग्रेजी शासन काल रहा है, जब उसके राजनीतिक वर्चस्व की बात आती है तो वो जो है शुरू होता है मुख्य तौर पे 1757 से लेके 1947 तक के बीच का जो समय है वो भारत में अंग्रेजी शासन के राजनीतिक वर्चस्व का समय दिखाई पड़ता है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में जो ब्रिटिश शासन ने विभिन्न तरीकों से भारतीय संसाधनों का आर्थिक जो शोषण है उस शोषण को उसने जारी रखा, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था या उल्लेख किया था कि कैसे अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियां भारत में अलग अलग तरह से जो बनाई गई उन नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन ही किया, भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही कम तरीके से जिम्मेदार रहे। ऐसा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई ऐसे आर्थिक उपाय विकसित किए जिनसे उसे भारतीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से बहुत सारा लाभ प्राप्त हुआ। अगर हम उसको भी देखेंगे तो पूर्व के व्याख्यानों को याद करिए कि कैसे अंग्रेजी जो आर्थिक नीतियां हैं, जब भारत में भूमि व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है, भू राजस्व व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है, या अंग्रेजी शासन के दौरान जिस तरीके से भारत में जब उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो अपने आर्थिक लाभ के लिए ऐसे तमाम तरह की नीतियों का निर्माण करती है जो नीतियां अंग्रेजी कंपनी और उसके मुलाजिम जो हैं, जो उसका कर्मचारी जो उसमें काम कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए काम करती है। इस तरह से अगर हम देखें या समझने की कोशिश करें तो जो एक स्वतंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था हमें 18वीं शताब्दी में दिखाई पड़ेगी, वास्तव में अंग्रेजी शासन के स्थापित होने के साथ उसकी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। यही कारण है कि भारत जैसे जो एक संसाधन संपन्न देश है, इस देश में औपनिवेशिक जो प्रशासक हैं और जिन लोगों ने अपनी शासन की स्थापना की, मुख्य तौर से अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी नीतियों का निर्माण कुछ इस तरह से किया कि वो नीतियां अंग्रेजी जो उद्योग थे उनको लाभ पहुंचाएं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ पहुंचा रही है, या उन नीतियों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक फायदा हो रहा है। तो ये अगर हम देखें जो अगले 200 सालों में भारत में जिस तरीके से आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी, उन आर्थिक नीतियों का जो फायदा है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमें दिखाई पड़ता है। 18वीं शताब्दी तक अगर हम देखें भारत की जो अर्थव्यवस्था रही है वो एक उत्पादक अर्थव्यवस्था के तौर पे दिखाई पड़ती है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें जो भारतीय हस्तशिल्प, वस्त्र और जो दूसरे कुटीर उद्योग हैं उसका एक बहुत बड़े पैमाने पे जो विकास है या जो समृद्धि है वो हमें दिखाई पड़ती है, और उनके द्वारा जो उत्पादित वस्त्र है वो उत्पादित वस्त्र विश्व के अलग अलग हिस्सों में भारी संख्या में भारत के द्वारा निर्यात किए जा रहे थे। इन वस्त्रों में मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो सूती वस्त्र हमें दिखाई देंगे जो है, इसके अलावा रेशमी वस्त्र हमें दिखाई देंगे, इसके साथ ही साथ मलमल जो वस्त्र का ही एक प्रकार है जो भारतीय कारीगरों की कुशलता का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, वो दिखाई देता है जो महीन बुनावट के साथ, इसके ऊपर हम लोग पिछले मॉड्यूल्स में बात कर चुके हैं, वो भारतीय जो व्यापारी हैं या भारतीय जो बुनकर समुदाय है वो उत्पादित कर रहा है। छीट यानी कपड़ों के ऊपर प्रिंट करने की तकनीक या उस पर अलग अलग किस्म के जो डिजाइन है उसको बनाने की तकनीक भारतीयों या भारतीय जो कारीगर हैं, बुनकर हैं, वो कर रहे थे। और इस तरह की कपड़ों की जो मांग है वो केवल यूरोप में ही नहीं हमें दिखाई पड़ती
बल्कि दुनिया के और दूसरे बाजारों में भी उसका पूरा मांग हमें दिखता है, जिनमें अगर हम देखें मुख्य तौर पे तो जो पश्चिमी और मध्य एशिया के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के साथ साथ जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, उन क्षेत्रों में भी भारतीय जो लघु हस्तशिल्प कुटीर उद्योग हैं, जो वस्त्र उद्योग हैं, उनके द्वारा उत्पादित इन वस्तुओं की मांग पूरी जगहों पर दिखाई पड़ रही है। इसके साथ ही 18वीं शताब्दी तक जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित नहीं था, उस समय तक की परिस्थिति को अगर देखें या समझने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलता है कि कैसे जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस समय 23% तक का अपना जो योगदान है वो कर रही थी। इसके साथ ही जो भारतीय वस्त्र थे उनकी जो मांग है पूरे विश्व के बाजार में, वो केवल इस रूप में नहीं है कि वो वस्त्र और कहीं नहीं उत्पादित हो रहे हैं, बल्कि उसका मुख्य तौर पे उनके मांग का कारण है भारतीय बुनकरों की कुशल कारीगरी और उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े जो भारत में ही बनाए जाते थे, विश्व के और किसी हिस्से में हमें नहीं दिखाई पड़ते। जो भारतीय हस्तशिल्प कला में निपुण भारतीय कुशल कारीगरों का ही परिणाम था कि जो बड़े पैमाने पे जो भारत में इस तरह का समुदाय था और उसके द्वारा जो अलग अलग किस्म के वस्त्र थे, उन वस्त्रों के उत्पादन का एक पूरा जो प्रभाव है वो उन कपड़ों पे दिखाई पड़ता है। और अलग अलग किस्म के कपड़े जो अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, उनकी मांग हमें विश्व बाजार में दिखाई पड़ती है। इस तरह से अगर हम देखें 18वीं शताब्दी तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक तरीके से समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। मुख्य तौर पे जो ग्रामीण और जो क्षेत्रीय हिस्से थे, उन हिस्सों में वो फल फूल रही थी। भले ही अगर हम देखें जो अगर 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य एक पतन की ओर अग्रसर था, डिसइंटीग्रेशन की ओर अग्रसर था, लेकिन दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं, उन क्षेत्रीय शक्तियों ने इन हिस्सों में इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को या इस तरह के जो क्षेत्रीय केंद्र थे उनको समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। चाहे बंगाल हो, चाहे अगर हम देखें गुजरात हो, चाहे अगर हम देखें दक्षिण भारत के जो तमाम क्षेत्र, उन जगहों पे इस तरह के तमाम जो गतिविधियां थीं वो काम कर रही थी। अब हम देखें कि 18वीं शताब्दी में जब कंपनी आ रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में है, भारतीय अर्थव्यवस्था 23% का योगदान दे रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इसी बात के तर्क को राष्ट्रवादी अपने आर्थिक इतिहास लेखन में मुख्य तौर पर शामिल करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं आंकड़ों के माध्यम से कि 18वीं शताब्दी तक तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में 23% का योगदान कर रही थी। यानी विश्व अर्थव्यवस्था के कुल जीडीपी का 23% हिस्सा भारतीय उत्पादों और भारतीय व्यापारियों के व्यापारिक गतिविधियों और उनसे होने वाले आयात और निर्यात का शामिल था। लेकिन वास्तव में ऐसा क्या हुआ कि 1947 तक आते आते भारत एक गरीब अर्थव्यवस्था बन गया और भारत विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत कम, न के बराबर की हिस्सेदारी पे पहुंच गया और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रही वो घट के न्यूनतम स्तर पे चली गई। 1 से भी नीचे अगर हम उसके आंकड़ों को देखें तो जो वृद्धि दर 1% की थी वो भी वहां तक की कंडीशन में भारत पहुंच गया। तो ऐसी इन परिस्थितियों के ऊपर हमें विचार करना होगा, तो हमें ये देखना होगा, यही मुख्य विवाद का हिस्सा है इतिहास लेखन में। जो अगर हम आगे इस पे बात करेंगे, जो अलग अलग इतिहासकारों का समूह है, राष्ट्रवादी वो बताते हैं कि कैसे है, मार्क्सवादी बताते हैं कि कैसे अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से ये परिस्थितियां पहुंची, जबकि दूसरी तरफ प्रशासकीय इतिहासकार इसका दूसरा तर्क देते हैं, वो भी हम देखेंगे। अंग्रेजी शासन में काम करने वाले जो प्रशासकीय इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी कंडीशन में बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ इस तरह की परिस्थितियां लोगों ने स्वीकार नहीं की। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी इसी तरह के तर्क दिए। उदाहरण के लिए तीर्थंकर रॉय को अगर हम देखें, न्यू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उनकी बुक का नाम है, आप देखें तो उस किताब में वो इसी तरह के तर्क देते हैं। तो उन तर्कों को भी, जो दूसरे भाग के व्याख्यान की मैं बात कर रहा हूँ, इन एक एक व्यक्तियों के लेखन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें समझना अति आवश्यक होगा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उस भारतीय अर्थव्यवस्था जब अंग्रेजी शासन के अधीन पहुंचती है तो उसकी किस तरह की स्थिति बनती है या बनाई जाएगी, या जिस तरीके से जो परिस्थितियां तैयार हैं वो कैसे भारत में
एक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को उस रूप में समृद्धि नहीं दे पाएगी जैसा कि 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो अगर हम देखें, जैसा कि मैंने यहाँ भी लिखा है कि भारत में इस समय तक जो क्षेत्रीय जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में जिस तरीके से भारतीय वस्तुएं थी उनका निर्यात बंगाल से, सूरत से, मछलीपट्टनम जो दक्षिण भारत में पड़ता है, त्रावणकोर जो केरल और उसके आसपास का पूरा हिस्सा है, उन जगहों पे भारतीय वस्तुओं का बहुत निर्यात हो रहा था। यानी वो निर्यात के प्रमुख केंद्र थे जो पूरे विश्व में भारतीय वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। और केवल यही नहीं, भारतीय जो वस्त्र उद्योग है वो वस्त्र उद्योग अपनी समृद्धि अवस्था में थे और भारत से वस्त्रों के अलावा जो मसाले हैं, जो आभूषण हैं, इसके अलावा जो बहुमूल्य पत्थर है, सोना है, हीरा है, भारत हीरे का और सोने का इकलौता निर्यातक रहा विश्व में बहुत समय तक, 18वीं शताब्दी तक के अगर आप उस दौर को देखें। और इस तरह से अगर हम देखें अंग्रेजी शासन से पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था। भारतीय कृषि की जो स्थिति है, जो भारतीय कृषि की जो उत्पादन व्यवस्था थी, वो कृषि का उत्पादन व्यवस्था और भारतीय कृषि का उत्पादन और भारतीय कृषिगत वस्तुएं, वो भी भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजी आर्थिक नीतियां, चाहे वो भू राजस्व की हो, चाहे भूमि बंदोबस्त की हो, चाहे जो है औद्योगिक हो, चाहे वो मौद्रिक हो, चाहे और दूसरे किस्म की नीतियां रही हो जो अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण आमूलचूल परिवर्तन के लिए जिम्मेदार रही, उन लोगों ने, उन नीतियों ने इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में उन बदलावों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जिस बदलाव की अपेक्षा भारतीय कर रहे थे। और यही कारण था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि अपेक्षित थी वो समृद्धि नहीं दिखाई पड़ती, और यही राष्ट्रवादियों का प्रमुख तर्क है। और इसके कारण से भारतीय और भारत के लोग गरीबी, भूखमरी और अनाजों की कम उत्पादकता का शिकार हुए। तो अगर हम देखें, भारत में जब अंग्रेजी शासन की स्थापना होती है उस समय जो अंग्रेजी आर्थिक नीतियां रहीं वो धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरीके के सुधार होने चाहिए थे उन सुधारों का वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बल्कि अगर हम देखें, अंग्रेजी शासन के जो 200 वर्षों के दौरान भारतीय हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग का न केवल पतन हुआ बल्कि भारतीय कृषि और व्यापारी समुदायों की भी स्थिति चौपट हो गई। भारतीय जनता गरीबी, निर्धनता, भूखमरी और बेरोजगारी का शिकार होते हुए दिखाई पड़ती है। अगर हम देखें, भारत में कोई भी इस तरह का जो आर्थिक नीति रही कभी भी किसी शासन के दौरान, वो इतनी भयावह नहीं हमें दिखाई पड़ती है। अंग्रेजी शासन के लगभग प्रत्येक दशक में अगर हम इसको इस रूप में भी देखने या समझने की कोशिश करें तो अंग्रेजी शासक के प्रत्येक दशक में ऐसा कोई भी साल नहीं रहा जिस साल में भारत के किसी न किसी हिस्से में, जिन दशकों में भारत के किसी न किसी हिस्से में बड़े पैमाने पे जो अकाल है वो नहीं हमें पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो अंग्रेजी शासन की नीतियों और कुप्रबंधन का एक परिणाम हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें हजारों भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही अगर हम देखें, अंग्रेजी सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी, इन आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल बदलाव किए, और वह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि की जगह उसका शोषण करने वाला एक साधन बना। आमूलचूल बदलाव का मतलब भारत, जैसे कि भू राजस्व नीति और भूमि बंदोबस्त व्यवस्था जो अंग्रेजी शासन द्वारा अपनाई गई, जिसका पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने बात किया था, वो व्यवस्थाएं पूर्णतः उस अपने पूर्व की अवस्था के रूप में नहीं दिखाई पड़ती हैं। जैसे जमींदारी व्यवस्था का लाना, यानी अस्थाई बंदोबस्त या रैयतवारी या महालवारी या तालुकेदारी, ऐसी व्यवस्थाएं इससे पहले भारत में नहीं थी, जिनमें करों की वृद्धि साफ तौर पर दिखाई पड़ती है, जिसने भारतीय किसानों की स्थिति खराब कर दी, या भारत में किसानों की जो समृद्धि थी वो दिन पे दिन एक तरीके से जाती रही, जिसके पीछे का मुख्य कारण अंग्रेजी आर्थिक और भू राजस्व नीतियां ही हमें दिखाई पड़ती है। अगर हम उदाहरण लें तो ये उदाहरण भी हमें वहीं से दिखते हैं जो ये हमें बताते हैं कि कैसे भारत में इस तरह की नीतियों ने जो भारतीय पुरातन व्यवस्था थी उसमें बदलाव कर दिया। जैसे मैंने पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि कैसे जो भूमि व्यवस्थाएं थी, उन भूमि बंदोबस्तों में जो भूमि का मालिकाना हक था समुदायों से बढ़ के वो निजी हो गया, यानी जमींदार और किसानों के पास चला गया। वो अपनी जमीनें बेच या खरीद सकते थे। जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, और उसकी जगह जो है जो किसान है वो नई व्यवस्थाओं के अधीन होते चले गए,
और धीरे धीरे उनकी स्थिति दिन पे दिन खराब हो गई और भारतीय किसान करों और कर्ज के बोझ तले दबता चला गया और आगे चल के उसकी स्थिति बद से बदतर हुई और अनाज की जगह किसानों को मजबूर किया गया इस तरह के उत्पादों को उत्पादन करने के लिए जो अंग्रेजी प्रशासकों के लिए लाभ का सौदा था, न कि किसानों के लिए। चाहे वो कपास हो, नील हो, अफीम हो, चाय हो, इस तरह की वस्तुओं का उत्पादन जिनको नकदी फसलें कहते हैं, कृषि का व्यवसायीकरण होगा। कृषि उस तरह से नहीं रही जो कृषि पहले अनाज के उत्पादन के लिए जरूरी थी। अगर आपके पास खाने के लिए अनाज नहीं रहेंगे तो इस तरह के उत्पाद आपको नहीं दिखाई देंगे जो उत्पाद हमें हमारा पेट भरने के काम आए। और यही कारण था कि जो भारतीय जनता थी उसके पास खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ और उस खाद्यान्न संकट ने भूखमरी को जन्म दिया और उस भूखमरी ने भारत में अकाल को जन्म दिया। और वो अकाल वास्तव में अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों के चलते आया जो भारत में उससे पहले नहीं दिखाई पड़ते। अकाल वाले मॉड्यूल में मैंने बताया था कि कैसे हर एक प्रत्येक दशक में इस तरह के अकाल आपको दिखाई दे रहे हैं और उन अकालों का मुख्य कारण अंग्रेजी आर्थिक नीतियां रही जिनकी वजह से भारत में इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है। तो अगर हम देखें तो ये तमाम तरह की फसलें जिनका मैं जिक्र कर रहा था अभी, वो उत्पादन के लिए मजबूर किया गया क्योंकि बाजार का जो स्वरूप है वो बाजार का स्वरूप बदला। कैश या अगर हम कहें नकदी का प्रचलन बढ़ा और उस नकदी के चलते किसान, महाजनों और जमींदारों के शोषण का शिकार हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें जो सरकार की भारत में आयातित अंग्रेजी उत्पादों की संरक्षणवादी नीतियां थी, उसके चलते भारतीय हस्तशिल्प उत्पादन उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे और वो अंधा पतन की ओर चलते बने। यानी कि भारतीय जो सरकार की नीतियां थी वो नीतियां इस तरीके की हमें उस काबिल में नहीं दिखाई पड़ती जिस तरीके से, चूंकि अंग्रेजी शासन की वो नीतियां खासतौर से अगर हम देखें आयात नीति है, आयात शुल्क कम कर देना जिससे कि अंग्रेजी उत्पादों के दाम कम हो जाए और वहीं निर्यात शुल्क बढ़ाना जिससे कि भारतीय उत्पादों के दाम अधिक हो जाए। और इंग्लैंड में जिस तरीके से मशीनीकरण का युग शुरू हुआ, औद्योगिकरण शुरू हुआ, लंकाशायर और मैनचेस्टर के कपड़े जो मशीनों के द्वारा उत्पादित होते थे वो कहीं ज्यादा सस्ते हमें दिखाई पड़ते हैं भारतीय जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों के मुकाबले। और इस तरीके से भारत में अंग्रेजी वस्तुओं के संरक्षण की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हस्तशिल्प उद्योग और कुटीर और लघु उद्योग थे, जो बुनकारी थी वस्त्रों की, वो समाप्त होती चली गई और भारतीय बाजार में अंग्रेजी वस्तुओं ने पूरी तरह से अपना दबदबा स्थापित किया और भारतीय जो वस्त्र उद्योग थे उसको अंधा पतन की ओर धकेल दिया। तो इस तरह से अगर हम देखें भारत में जो आधुनिक किस्म की तकनीकें जिनका विकास किया गया और जिसको मानते हैं साम्राज्यवादी कि भारत में अंग्रेज तो बहुत नई चीजें लेके आ रहे हैं, रेलवे ले आ रहे हैं, टेलीग्राफ ले आ रहे हैं, इसके अलावा भाप से चलने वाले नावों को वो ले आ रहे हैं जिसका भारतीयों ने कभी देखा नहीं था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो तर्क राष्ट्रवादी देते हैं कि वास्तव में क्या ऐसा था कि वो भारतीयों की मांग की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। वास्तव में ऐसा था क्या कि रेलवे भारतीयों के लिए गरीबी मिटाने का साधन बन जाए। वास्तव में ऐसा था क्या, अगर ऐसा होता, उनका यही सबसे बड़ा तर्क था, अगर ऐसा होता तो भारत भी दुनिया के उन विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल होता या भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ती उन अर्थव्यवस्थाओं की तरह जहां रेलवे और टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं विकसित की गई। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, उदाहरण के लिए अमेरिका, उदाहरण के लिए यूरोप के वो तमाम देश जहां इस तरह की यातायात की सुविधाओं का विकास हमें दिखाई पड़ता है। यही कारण था कि इन नई बस चीजों के आने से भारत में जहां औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए था, वहां जो है भारतीय विऔद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। और यही सबसे बड़ा जो थियरी है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो यहां सामने आती है कि कैसे भारत में विऔद्योगिकरण अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के चलते हुई। उसमें सबसे बड़ा कारण जो यातायात के साधन और नई व्यवस्थाओं के विकास है, उसमें उन्होंने एक सहायक का काम किया। यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले एक उत्पादक अर्थव्यवस्था, एक निर्यातक अर्थव्यवस्था के तौर पर दिखाई पड़ती है, वो इस प्रकार से परिवर्तित हुई कि जो अब अंग्रेजी शासन के अधीन अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के चलते एक तरीके से हमें एक आयातक अर्थव्यवस्था के तौर पर दिखाई पड़ती है जो पूर्णतः अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अधीन होती चली गई। और इस तरह
भारत में अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों के चलते न तो भारतीय अर्थव्यवस्था और न ही भारतीय लोगों का विकास हो सका, और भारत में जो एक औद्योगिकरण है वो हमें नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि भारत में जो अंग्रेजी उद्योग है उस अंग्रेजी उद्योगों के परिणाम स्वरूप जो भारतीय बाजार है वो अंग्रेजी उत्पादों का एक बड़ा बाजार बन गया। और यही कारण है कि भारतीय जो लोग हैं वो धीरे धीरे अंग्रेजी वस्तुओं के निर्यात के ऊपर, माफ कीजिएगा आयात के ऊपर वो निर्भर होते चले गए। इसके उलट अगर हम देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ववर्ती समृद्धि भी खोती रही। जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था के अधीन अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जैसा मैं अभी बात कर रहा था, भारत में ऐसा नहीं था। इसका मुख्य कारण है कि भारत में जो अंग्रेजी शासन जिस तरीके की नीतियां बना रहा था, जिस तरीके से आर्थिक नियंत्रण वाली नीतियां भारत में लागू किया जा रहा था, वो भारत में अंग्रेजी उद्योगों को सहायता पहुंचाने के लिए एक इस तरह की नीतियां थी, ना कि भारतीय उद्योगों को सहायता पहुंचाने के लिए। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इस तरह की नीतियों ने भारत में एक तरह से, जहां इंग्लैंड में के उद्योगों को औद्योगिकृत तो किया लेकिन भारतीय उद्योगों का विकास नहीं किया या भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ, यही तर्क राष्ट्रवादी दे रहे हैं अपने लेखन में। आगे हम लोग देखेंगे। यही कारण था कि भारत में जो रेलवे जैसी यातायात व्यवस्था थी, उसके विकसित होने के बावजूद भी उसका फायदा प्रत्यक्ष तौर पे भारतीय उद्योगों और भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं मिला। रेलवे जैसे यातायात के साधनों ने भारत में अंग्रेजी आर्थिक हितों और इंग्लैंड के उद्योगों का ही पोषण किया, और रेलवे निर्माण एवं उपयोग कुछ इस तरह से किया गया जिसने भारतीय कच्चे माल का निर्यात इंग्लैंड के मिलों को किया, और भारतीय जो बाजार हैं उन बाजारों तक इंग्लैंड के उत्पादित जो सामान हैं उन सामानों को पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है या माना गया कि जिसकी वजह से जो भारत है उसमें वहाँ पे इस तरह की जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं, उन साम्राज्यवादी नीतियों ने भारत में एक इस तरह की चीजें विकसित की जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पतन की ओर हुई, न कि आगे बढ़ी। अगर भारतीय हितों को ध्यान में रख के इस तरह की नीतियां बनाई जाती तो भारत निर्धन नहीं होता, भारत अकाल ग्रसित नहीं होता, भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी नहीं होती। यही कारण था कि अगर हम देखें वास्तव में 1850 ईस्वी तक के उस समय को, जब भारत में एक तरीके से मशीनी उद्योगों की शुरुआत होती है, लेकिन वो वास्तव में मशीनी उद्योग उस काबिल नहीं होते जो उनको होना चाहिए था, या भारत में जो आधुनिक उद्योग हैं वो उस रूप में विकसित होने चाहिए थे, उनको नहीं किया गया क्योंकि अंग्रेजी आर्थिक नीतियां उनके अनुकूल नहीं बनाई गई। और यही कारण था कि भारत में जो राष्ट्रवादी चिंतक हैं, उन राष्ट्रवादी चिंतकों ने यह बताने की कोशिश की कि कैसे भारत में अंग्रेजी आर्थिक नीतियां वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने की जगह अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने वाले एक संवाहक के तौर पे दिखाई पड़ती है। इन राष्ट्रवादियों ने मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो दीन सावाचा, जीवी जोशी, एमजी रनाडे, आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी और ऐसे कई राष्ट्रवादी हैं जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों को मुख्य तौर से उनका पर्दाफाश करने की कोशिश की और ये बताया कि कैसे भारतीय आर्थिक अंग्रेजी नीतियां वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं रही हैं, वो अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को ही आगे बढ़ाती रही है। तो इस तरह से कई सारे जो तर्क हैं वो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा दिए गए भारत में औपनिवेशिक शासन की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें उसको व्याख्यायित करने को लेके और उन नीतियों को व्याख्या करने को लेके, जिनमें कई सारे समूह हमें दिखाई पड़ता है जिसका मैंने जिक्र किया था। प्रशासकीय समूह के लोग जिनमें उदाहरण के लिए जॉन और रिचर्ड स्ट्रैची हैं, हंटर हैं, डब्ल्यू हंटर, इसके अलावा जॉर्ज कैंपबेल। इसके साथ ही एक दूसरा समूह हमें दिखाई देता है भारतीय राष्ट्रवादियों का, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और उनके साथ शामिल ऐसे राष्ट्रवादी जिन्होंने अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों के ऊपर लिखा। तीसरा समूह इस तरह के लेखकों और विचारकों का हमें दिखाई देता है जो स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक नीतियों के ऊपर लिखा। उनमें राष्ट्रवादी भी हैं, उनमें मार्क्सिस्ट इतिहासकार भी हैं, यानी ऐसे मार्क्सवादी विचारक, और साथ ही कैम्ब्रिज इतिहास लेखन और आर्थिक समूह से जुड़े हुए विचारकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था
का जो औपनिवेशिक भारत में थी उनका विश्लेषण किया है। इन्हीं तर्कों को, विचार विमर्शों को डिबेट में रखा गया है कि कैसे जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसका उस दौरान कैसे अंग्रेजी शासन की नीतियों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, इनके तर्कों को उसमें जगह दी गई है। आगे वाले व्याख्यान में, आने वाले व्याख्यानों में हम लोग उन्हीं तर्कों और विमर्शों को एक एक व्यक्ति के संदर्भ में, एक एक समूह के संदर्भ में देखेंगे कि वो तर्क अपने किस तरीके से दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ध्यान से सुनिए और इसी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।